नमस्कार। सुबह सुबह उठना और ये कहना कि ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हूँ मैं, आई एम द बेस्ट। अगर आपने ये कहा है तो चलिए आपने एक अच्छे दिन की सुंदर शुरुआत कर ली है। मुस्कुरा रहे हैं आप, पर यकीन मानिए ये कहना बड़ा ज़रूरी होता है। अपने आप से प्यार करना बेहद ज़रूरी होता है। अपने आप को महत्व देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण बात के साथ स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज का ये अंक आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ, और निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का। बात की है मैंने आत्मविश्वास की। बड़ा ज़रूरी होता है कि हम सबकी परवाह तो ज़रूर करें, पर अपने आप से भी प्यार ज़रूर करें। और ये ज़रूरी इसलिए है कि जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है ना, तो हम रुकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं और निरंतर प्रगति करते चले जाते हैं। और ऐसे में अच्छी सोच का होना भी नितांत आवश्यक है। आप कहेंगे जीवन में अच्छी सोच का होना ज़रूरी है, तो फिर क्यों नहीं हम कार्यक्रम की शुरुआत करें एक अच्छी सोच के साथ। तो आइए दिखाते हैं आपको आज का अनमोल वचन और देखते हैं क्या कहता है आज का अनमोल वचन हमसे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो हमारी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी विवेकानंद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं श्री उज्जवल आनंद जी। आप IRPS हैं 2010 बैच के, और आप अभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में कार्यरत हैं। तो चलिए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री उज्जवल आनंद सर का। सर स्वागत, अभिनंदन आज के कार्यक्रम में आपका। थैंक यू, बेहद स्वागत, धन्यवाद। और जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से कहा सर कि जो ये भारतीय रेलवे है वो हमारे समाज में, हमारे देश में एक जीवन रेखा की तरह काम करती है। और जो मानव संसाधन है वो बहुत यूनिक भी है, बहुत ख़ास भी है, और एक डेडिकेशन भी दिखता है इस सेवा में। तो सबसे पहले तो शुरुआत करूँगी कि आपने जो ये सेवा ज्वाइन की IRPS की, ये ज्वाइनिंग कैसे होती है और ये सेवा क्या है? पहले ये सवाल आपसे। जी, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा या इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस जी, भारत सरकार की एक अनूठी सेवा है जो केवल रेलवेज़ में है, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे उसका मानव संसाधन चलाता है। 1976 तक जो रेलवे में लोग कार्यरत थे उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको देखकर, और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की स्थिति भी बराबर बनी रहती थी। उन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया गया था कि कार्मिक जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए और उनके मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस का गठन किया जाए। और भारत सरकार ने संसद में अधिनियम पास कर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा का गठन 1976 में किया था। जी, इस सेवा का मूल उद्देश्य भारतीय रेलवे के मानव संसाधन से जुड़ी सारे इश्यूज़ को देखना है। और यह भारत सरकार की एकमात्र ऐसी सर्विस है जो केवल कार्मिक इससे जुड़ी हुई है। इस सर्विस को सिविल सर्विसेज के तहत लिया जाता है और 1976 से अनवरत ये सर्विस चल रही है। जी जी, और जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि 2010 बैच में आपने इस सेवा को ज्वाइन किया। और दर्शकों, जब हम बातें कर रहे हैं मानव प्रबंधन के बारे में, मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में, तो बातचीत विस्तार पर से करें उससे पहले आपको ज़रूर दिखाएंगे एक सॉफ्ट स्टोरी इसी विषय पर आधारित। पहले ये सॉफ्ट स्टोरी देखते हैं, वापस आएंगे तो मेहमान से बातचीत जारी रखेंगे। देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन पर एक सॉफ्ट स्टोरी। भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS एक व्यापक प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे के कार्यबल के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से डिजिटलीकृत ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS शुरू की है। यह भारतीय रेलवे के लिए उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार लाने के लिए एक उच्च जोर देने वाली परियोजना है, जो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने की दिशा में
एक कदम है। यह एप्लीकेशन रेलवे कर्मचारियों और प्रशासन के बीच एकल खिड़की संचार प्रणाली होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी। किसी कर्मचारी को कोई सेवा संबंधी अनुरोधों के लिए विभाग के कर्मचारियों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास पीटीओ के लिए आवेदन, पीएफ की निकासी, अवकाश के लिए आवेदन, सेवा संबंधित शिकायत आदि सभी कार्यों के लिए अनुरोध अब ऑनलाइन द्वारा किया जा सकता है। भारतीय रेलवे में मानव संसाधन से संबंधित कार्यों का कंप्यूटरीकरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डेटा के डिजिटलीकरण से कर्मचारी अब अपनी सेवा से संबंधित डेटा देख सकते हैं और किसी भी परिवर्तन के लिए प्रशासन को सूचित कर सकते हैं। कर्मचारी अब अपना बायोडेटा, सेवा रिकॉर्ड, वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, पुरस्कार, स्थानांतरण, पोस्टिंग, छुट्टी, प्रशिक्षण और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए नामांकन ऑनलाइन देख सकते हैं। रेलवे में HRMS प्रणाली की शुरुआत 28 फरवरी 2022 को हुबली मंडल से किया गया, जिसे धीरे धीरे सभी मंडलों में शुरू कर दिया गया है। मानव संसाधन प्रणाली का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम कर्मचारी को इसमें लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए सर्वप्रथम कंप्यूटर पर किसी भी ब्राउज़र को खोलकर इसमें https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS टाइप करना होता है। इसके ओपन होने पर नीड टू हेल्प पर क्लिक करना होता है। यहाँ आईडी के रूप में 14 अंकों का पीएफ नंबर दर्ज करना पड़ता है। ऐसा करने से हमें HRMS के लिए आईडी प्राप्त हो जाती है। पासवर्ड के रूप में test@123 डालना होता है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसे डालने पर लॉगिन हो जाता है और हम अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। HRMS का लक्ष्य HR से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और स्वचालित करना है, जिसमें शामिल है भर्ती एवं चयन, कर्मचारी डेटा प्रबंधन, पेरोल प्रसंस्करण, प्रबंधन, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रशिक्षण एवं विकास, कर्मचारी लाभ और कल्याण। भारतीय रेलवे में HRMS की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कर्मचारी स्वयं सेवा ESS पोर्टल कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी तक पहुंचने, छुट्टी के लिए आवेदन करने और उनके पेरोल विवरण देखने की अनुमति देता है। स्वचालित पेरोल प्रसंस्करण वेतन और भत्तों का समय पर और सटीक भुगतान सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन भर्ती प्रणाली रिक्तियों के विज्ञापन से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली प्रबंधकों को कर्मचारी प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, लक्ष्य निर्धारित करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम बनाती है। प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने, वितरित करने और ट्रैक करने में मदद करती है। HRMS का लाभ उठाकर भारतीय रेलवे का लक्ष्य अधिक कुशल, कर्मचारी अनुकूल और डेटा संचालित संगठन बनना है, जो अंततः बेहतर ग्राहक सेवा और परिचालन उत्कृष्टता में योगदान देगा। आपने देखी हमारी ये सॉफ्ट स्टोरी मानव संसाधन प्रबंधन पर। भारतीय रेलवे बहुत अच्छे तरीके से मानव संसाधन का प्रबंधन करता है और हमारे लिए अच्छी बात ये है कि आज हमारे पास हमारे विशेष मेहमान हैं जो IRPS हैं 2010 बैच के श्री उज्ज्वल आनंद जी। सर, हम बातचीत कर रहे थे, आपने बताया इस सेवा के बारे में जी। थोड़ी जानकारी। जब भी हम मानव संसाधन प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे जो पहला सवाल आता है वो है सिलेक्शन का, इस सेवा को ज्वाइन करने का। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति है अगर इस सेवा को ज्वाइन करना चाहता है तो रेलवे की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के पद हैं वो यहाँ सृजित किए गए हैं और कैसे इसमें ज्वाइन किया जा सकता है? भारतीय रेलवे एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल 10 डिपार्टमेंट हैं। जैसे एक तो हमारा परिचालन से संबंधित कार्य है, लेकिन परिचालन जो आपको ट्रेन चलती हुई दिखती है उसके पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो उन सब डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट्स हैं। इसमें 3 तरीके से रेलवे में आप ज्वाइन कर सकती हैं। UPSC के थ्रू। UPSC 2 परीक्षाएं बल्कि 3 परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं जिसके तहत आप रेलवे में आ सकते हैं।
एक जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उससे आप सिविल सेवाओं में, रेलवे की सिविल सेवाओं में आ सकते हैं, जिसके लिए आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेना पड़ता है। इंजीनियरिंग से तकनीकी सेवाओं में आने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है, उसके तहत आप आ सकते हैं। और यूपीएससी ही कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन कराती है, जिसके तहत आप चिकित्सा सेवा में रेलवे में आ सकते हैं। साथ ही जो नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं, ग्रुप सी के पोस्ट्स हैं, उन पर आने के लिए आरआरबी की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट, छात्र उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और रेलवे से जुड़ते हैं। जैसे जो मुख्य पद हैं वो जो लोको पायलट्स हैं, जो रेलवे को चलाते हैं, ट्रेन को चलाते हैं, उनके लिए हैं। साथ में जो ट्रेन मैनेजर है, टीटी हैं, क्लर्क्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सेक्शन इंजीनियर्स हैं, इन सारी पदों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षाएं कंडक्ट करवाती हैं। जी, तो आपने बहुत विस्तार से बताया कि अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं विद्यार्थी हैं, वो अगर ऑफिसर्स ग्रेड में ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी स्टाफ के ग्रेड में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे अवसर रेलवे के पास उपलब्ध हैं। तो सर, एक बात और जहन में आती है, क्योंकि जो ये रेलवे है बहुत लंबी दूरी तय करती है और जो मानव संसाधन है रेलवे के पास, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, तो जाहिर तौर पर जो प्रबंधन का कार्य है वो बहुत सही तरीके से करना भी ज़रूरी होता है। और अगर फ़िलहाल भी बात करूं तो जो यहाँ मानव संसाधन प्रबंधन है उसकी बहुत विशेषताएं हैं और डिजिटलाइजेशन पर भी बड़ा जोर दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि चूँकि आज आप हमारे साथ हैं और बहुत करीब से आपने काम किया है, तो क्या विशेषताएं हैं भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में, वो ज़रूर बताएं। भारतीय रेल जब हम देखते हैं तो भारतीय रेल देश को गतिशील बनाने का कार्य करती है। आप देखेंगे हमारी इंजन को दौड़ते हुए, हमारी ट्रेनों को दौड़ते हुए, लेकिन उसको चलाने का काम हमारे 14 लाख एम्प्लॉयज़ करते हैं। और आपको पता होगा कि भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रोजगार सृजनकर्ता संस्थाओं में से एक है। यहाँ की, क्योंकि इतना बड़ा मानव संसाधन हमें हैंडल करना होता है, जो यहाँ के जो लोग, जो हमारे जो कर्मचारी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव भी होता है ट्रेनों को सही समय पे चलाने का और ट्रेनों को सुरक्षित तरीके से चलाने का। तो उस दबाव को मैनेज करने के लिए रेलवे ने बहुत सारी अनूठी चीज़ों को दिया है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपने कर्मचारी के हितों का ख्याल रखना। जी। हमारे लिए एम्प्लॉयज़ फर्स्ट हैं भारतीय रेलवे के लिए, और एम्प्लॉयज़ के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जो हमारे कर्मचारी हैं, आपने सुना होगा कई बार बहुत सारी संस्थाओं में जब लोग रिटायर होते हैं, कई महीनों तक उनको पेमेंट नहीं होता है, उसमें डिले होता है। लेकिन हम आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि भारतीय रेलवे के कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं अपने कार्य से, उसी दिन उनके सारे सेटलमेंट पेमेंट को उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है, और उसी महीने से उनका पेंशन भी शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अमूमन ये समस्या होती है जी। जो जॉब करने वाले होते हैं, रिटायरमेंट के बाद बड़ी समस्या आ जाती है कि अब मुझे पैसा कब मिलेगा, क्योंकि उनके पास परिवार के वहन करने की जिम्मेदारी भी होती है। जब हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन प्रबंधन की, तो एक बहुत बड़ा सवाल जो आता है ना, वो है प्रमोशन का। जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं, तो मन में ये ज़रूर रहता है कि समय के साथ जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोशन भी मिलता रहे। तो यहाँ कैसी व्यवस्था करता है रेलवे? जी, जैसे आपने पहले मुझसे पूछा, उसी कड़ी में प्रमोशन भी भारतीय रेल बहुत प्राथमिकता देती है। हर मंडल में और हर यूनिट में जहाँ पर कर्मचारियों का प्रमोशन होता है, साल की शुरुआत में ही एक सिलेक्शन कैलेंडर बनाया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। आप देखेंगे रेलवे में एक कर्मचारी जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड में आया है, जो भारत सरकार में 1800 जीपी या लेवल 1 जिसको हम लोग बोलते हैं 7th पे कमीशन में, वो लोग भी ग्रुप ए में पहुंचकर सेवानिवृत्त होते हैं। क्योंकि हमारा प्रमोशन बहुत समय पर दिया जाता है, टाइमली है, और इसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है, और उनमें एक उत्साह भी रहता है। जी जी। तो क्या कोई एग्जामिनेशन पास करने की भी व्यवस्था है कि वो निचले स्तर के हैं तो वो कोई परीक्षा पास करके आ सकते हैं? क्या ऐसी व्यवस्था? प्रमोशन के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। कुछ पदों पर एग्जामिनेशन भी होता है, और कुछ पदों पर उनके APRs को, जो उनका कार्य है पिछले 3-4 सालों का, वो देखा जाता है। उसके आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाता है। जी जी। जैसे अगर कोई ग्रुप
सी से ग्रुप बी में आना चाहता है, गेस्टेड ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको परीक्षा देनी होती है। तो तात्पर्य ये कि जो प्रमोशन की प्रणाली है भारतीय रेलवे में वो बहुत सुव्यवस्थित है और कर्मचारियों को इसका अवसर लगातार मिलता भी रहता है। बिल्कुल। सर, हम जिक्र कर रहे थे मानव संसाधन प्रबंधन की और आपने कुछ मुख्य बातों के बारे में चर्चा भी किया। कुछ और ख़ासियत भी हैं भारतीय रेलवे में मानव प्रबंधन संस्थान की, जब भी हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, इसके अलावा भी कई यूनिकनेस हैं जिसके बारे में ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी। क्या विशेषताएं हैं ये ज़रूर बताएं हमें। भारतीय रेल में एम्प्लॉयज़ चूँकि स्ट्रेस में काम करते हैं, दबाव में काम करते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए उनके परिवार के ऊपर जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उनके ऊपर भी बहुत फोकस दिया जाता है। हमारे यहाँ स्टाफ बेनिफिट फंड, कर्मचारी सुविधा के लिए एक विशेष फंड बना हुआ है जिसमें अच्छी खासी रकम रेलवे बोर्ड द्वारा हर साल बजट के माध्यम से डाली जाती है, जो डेडिकेटेडली पूरी तरह से रेलवे कर्मचारियों के लिए खर्च किया जाता है, उनके परिवार के लोगों के लिए खर्च किया जाता है। और आप देखेंगे रेलवे के दूर दराज के क्षेत्रों में भी रेलवे के अपने क्लब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो सक्रिय हैं और जिनका फ़ायदा रेलवे कर्मचारी उठाते हैं, और मनोरंजन का वो एक अच्छा माध्यम है। एक और चीज़ जो आपसे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कार्यक्रम के दौरान, किसी भी संस्था में ना यूनियन की अपनी अहम भूमिका होती है, और जब कर्मचारियों की बात आती है तो उनका अपना एक यूनियन होता है जिसका मैनेजमेंट भी करना होता है। तो यहाँ रेलवे किस तरह की व्यवस्था करती है? रेलवे लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संख्या में मानव श्रम कार्यरत है, तो ऐसे जगहों पर यूनियन का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप पाएंगे कि रेलवे ने एक मशीनरी बनाई हुई है बहुत लंबे समय से। पहली बार एक परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता तंत्र का गठन 1951 में जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे उस समय किया गया था, और हर डिवीज़न में हर साल में 6 बार यूनियन के साथ बैठक होती है, और जो कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं उनको उनके साथ नियमित रूप से हल किया जाता है, जिससे कि जो कर्मचारी संतुष्टि है वो भी बढ़ती है और यूनियन का भी एक पार्टिसिपेशन पॉजिटिव रेलवे के प्रशासन में होता है। जी जी। साथ में जयप्रकाश नारायण की सलाह पर जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक भूमिका दी गई है, जिसको पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट के नाम से एक मशीनरी है। इस नियमित रूप से प्रशासन के साथ यूनियंस की और दूसरे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है, और जो मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर भी उनसे सलाह लिया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ का जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति एक अच्छा जुड़ाव बढ़ता है, और वो हमारी समस्याओं को भी समझते हैं और यूनियन की समस्याओं को भी एडमिनिस्ट्रेशन समझने का काम करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये समझना बहुत ज़रूरी भी है, तभी काम भी सुचारू रूप से चलता है। जब भी हम एम्प्लॉय की बात करते हैं ना, तो उसके साथ साथ सर उसका परिवार भी आ जाता है। तो अपने दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके परिवार के लिए भी क्या कोई विशेष व्यवस्था कराती है रेलवे? जी, परिवार का भी रेलवे बहुत ध्यान रखती है जी। और आप देखेंगी जो रेलवे सुविधाएं हैं वो परिवार को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। जो जैसे मैंने आपको क्लब इंस्टीट्यूट्स वगैरह बताया, साथ में रेलवे अपने कर्मचारियों को पास की सुविधा भी देती है, जिस पर वो ट्रैवल कर सकते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ। जो हमारे यहाँ अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो तुरंत उनके परिवार के किसी न किसी एक आश्रित को नियुक्ति भी दी जाती है। साथ में जो सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन मिलता है वो भी परिवारजनों के लिए अच्छी मदद होती है, और साथ में जो सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी परिवारजनों के लिए हैं। तो परिवारजनों का बहुत ख्याल रखा जाता है, और इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि जब तक परिवार से उनको बल नहीं मिलेगा, रेलवे कर्मचारी अच्छा योगदान नहीं कर पाएगा। तो उनके एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए परिवार को काफ़ी महत्व दिया जाता है। उनको सारी सुविधाएं जो मैंने बताई वो दी जाती है, उनकी बातों को सुना जाता है। जी जी। तो ये अहम पक्ष है और ज़रूरी पक्ष भी है, क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ होता है, और उनको जब सुविधाएं दी जाती हैं तो काम करने का उत्साह भी ज़्यादा होता है। एक और समस्या जुड़ी हुई है, जब भी हम किसी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं सर, तो कभी कोई दुर्घटना घटित हो गई या कोई हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या आ गई, तो वहाँ रेलवे किस तरह से अपने कर्मचारियों की मदद करता है, ये ज़रूर जानना चाहूँगी। रेलवे का अपना एक बहुत बड़ा अस्पतालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है,
और उस नेटवर्क को यूज़ करके कर्मचारी और उनके आश्रित अपने स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी कराए जाते हैं, चिकित्सा शिविर भी लगाया जाता है, और किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में और ऐसी आकस्मिकता की स्थिति में हमारा जो टाई अप है वो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी है, जहाँ जब हमारे अस्पताल उसको टैकल करने में सक्षम नहीं होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उनको रेफ़र किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चिकित्सीय सुविधाएं रेलवे में दी जाती हैं, शायद ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं अपने लोगों को दे रही हैं, खासकर वैसे क्षेत्रों में जहां पर नॉर्मल बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में भी भारतीय रेलवे की चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जी जी, तो बहुत समग्रता से मैं कहूँगी कि आपने आज के कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि भारतीय रेलवे में जो मानव संसाधन प्रबंधन है वो किस तरीके से काम करता है। सर, आज वक्त निकालकर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नमस्कार। हमारे दूसरे मेहमान से मुलाकात की बारी, और मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि हमारा जो ये समाज है वो सही तरीके से तब चलता है जब यहाँ की न्याय व्यवस्था अच्छी हो, और इस क्षेत्र में भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा। जब भी हम अपराध का जिक्र करते हैं ना, तो उसमें साक्ष्य का सही तरीके से होना अहम हो जाता है। कभी कभी दर्शकों ऐसा भी होता है ना कि साक्ष्य के अभाव में अपराधी तक हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। ऐसे में बहुत अहम है कि साक्ष्य के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव लाए जाएं, और इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो 3 बदलाव लाए गए हैं उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी शामिल है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे इसी साक्ष्य अधिनियम पर विस्तार से, और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री माधव प्रसाद यादव जी को। आप अधिवक्ता हैं पटना उच्च न्यायालय में। आइए स्वागत करिए हमारे आज के दूसरे मेहमान का। माधव सर, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमने जिक्र किया, दर्शकों से जो मैं बातें कर रही थी भारतीय न्याय संहिता 2023 से जुड़ी हुई, जानना बहुत अहम है कि क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं ताकि आम जनता भी जागरूक हो सके। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 पर एक सॉफ्ट स्टोरी परिचय आज के विषय से। तत्पश्चात वापस आएंगे तो मेहमान से विस्तार से बातचीत करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर। आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी भारतीय न्याय संहिता 2023। वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता में नवगठित सरकार द्वारा किए जाने वाले बड़े बदलाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आपराधिक संहिता है, जिसे पहले कानून आयोग के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। ये तो हुई इन कानूनों की जानकारी। अब बात करें बदलाव की, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर उसमें बदलाव करना है। ये विधेयक इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। और अब बात करते हैं कि क्या है इन बदलावों की खासियत और उनकी ज़रूरत। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक के बारे में। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं। यह विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है। विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में
सामुदायिक सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है। अब जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हेतु विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है। यह डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह विशेषज्ञ की सलाह को मेडिकल राय, लिखावट, विश्लेषण जैसे साक्ष्यों के रूप में मान्यता देता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। और अंत में कुछ बातें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की। यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विधेयक यौन हिंसा से बचे लोगों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है। यह विधेयक पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिनों में सूचित करना अनिवार्य करता है। इस विधेयक के अनुसार पुलिस को 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़िता से परामर्श करना अनिवार्य है। यह फरार अपराधियों पर न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सज़ा सुनाने की अनुमति देता है। इन बड़े बदलावों के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। हमारी ये सॉफ्ट स्टोरी भारतीय न्याय संहिता 2023 विस्तार से जाना। इसका एक अहम परिवर्तन है, वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और इस पर विस्तार से बातचीत हमारे आज के मेहमान श्री माधव प्रसाद यादव जी से। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई, इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था था वो सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा था। इसको सही ढंग से कोडिफाइड लॉ के लिए जो है 1834 ईस्वी में जो है लॉर्ड बेविंगटन मैकले के अध्यक्षता में एक फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना हुई और काफ़ी रिसर्च और समाज में फैली हुई अव्यवस्था पर अध्ययन करने के बाद जो है सो वो एक 1860 में इंडियन पेनल कोड के निर्माण हुई और इंडियन पेनल कोड बनाया गया और इसके तहत जो है सो दंड का प्रावधान किया गया। और उसके बाद जो है सो एक प्रोसीड्यूरल लॉ, जो इसको क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड कहते हैं, उसकी जो है सो फॉर्मेशन हुआ और उसमें कैसे इस इंडियन पेनल कोड की जो प्रोसेस है उसको कैसे संचालित किया जाए, इसमें जो है सो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में उसकी वर्णन की गई। और ये दोनों, एक तो हो गया ये इंडियन पेनल कोड जो हुआ सब्सटेंटिव लॉ हो गया, और जो प्रोसीड्यूरल लॉ हो गया वो प्रोसीड्यूरल लॉ होगा। और इस दोनों को जो है सो कैसे कंसोलिडेट इसके प्लीडिंग को और क्या मेथोडोलॉजी हो, इस पर जो है सो कानून बना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बना और ये कानून हमारे दशकों तक जो है सो चलते रहा। लेकिन समय के साथ लोगों की आवश्यकता और कानून में तब्दीलियां होती, कानून के साथ साथ अपराध में भी नए तरह की तब्दीलियां होने लगी। और इन सब को देखते हुए जो है सो हमारी सरकार जो है वो 11 अगस्त 2023 को जो है एक बिल इंट्रोड्यूस की। 3 बिल एक साथ इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि भारतीय न्याय संहिता हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और तीनों जो है बिल को स्टैंडिंग कमेटी होम्स को
सुपुर्द किया गया और उस पर काफ़ी अध्ययन करने के बाद जो है सो 10 नवंबर 2023 को वो जो है सो रिपोर्ट अपना सबमिट की और रिपोर्ट पर जो है सो हमारा पार्लियामेंट जो है उस पर काफ़ी विचार किया और उस बिल को वापस लेकर के एक नए बिल जो है सो इंट्रोड्यूस की और जो है सो वो बिल जो है सो एक ये तीनों कानून जैसे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में बना और वो गजट पब्लिकेशन हुआ और 1 जुलाई 2024 से यह लागू हो गया। जी जी। अब जो है सो हम लोग जो है आज जो वार्ता कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर हम लोग यहाँ जो है सो बात करने के लिए हम लोग अपने दर्शकों को जानकारी देने के लिए यहाँ आए हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है एक तरह के दोनों जो लॉ है जो इंडियन पेनल भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी दोनों को कैसे प्लीडिंग को और जो है सो कैसे कंसोलिडेट किया जाए इसमें वर्णन है साक्ष्य अधिनियम में, यानी कि किसी भी ऑफेंस को किस ढंग से जो है उसको साबित किया जाए यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बड़े पैमाने पर जो है सो डिस्कस किया गया है। जैसा कि आपने विस्तार से बताया, हाँ इसके पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया, पर जो मुख्य सवाल आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से जुड़ा हुआ, क्या मुख्य बदलाव आए, किन क्षेत्रों में मुख्य बदलाव आए? जैसे जैसे जो है सो ऑफेंस में जो है सो टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि मान लीजिए जो वो किसी का बैंक से पैसा इलेक्ट्रॉनिकली उड़ा लिया जा रहा है, चोरी कर लिया जा रहा है, तो इस तरह से जो है सो जो आया तो इसमें टेक्नोलॉजी में कुछ संशोधन टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस को लाया गया। सबसे पहले तो ये लाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स है उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी हम डॉक्यूमेंट सरकार इस एविडेंस एक्ट के तहत मानी है, इस साक्ष्य अधिनियम के तहत मानी है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है सो प्राइमरी एविडेंस में भी जैसे दो तरह का एविडेंस जनरली प्रूफ किया जाता है, एक सेकेंडरी और प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो हुआ मूल एविडेंस हुआ और सेकेंडरी जो है सो उसकी कॉपी हुई। तो प्राइमरी एविडेंस को भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मान लिया गया। तो इसमें जो है सो सेक्शन 57 में ये मान लिया गया है। हाँ, फिर जो है एक और चीज़ मैं जानना चाह रही थी, आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में, दस्तावेज साक्ष्य में भी क्या कुछ परिवर्तन लाए गए हैं? हाँ, जैसे दस्तावेज में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भी इसमें माना गया है कि ये भी जैसे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे दस्तावेज पेपर पर है उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी जो है सो दस्तावेज को एक साक्ष्य के रूप में मान्य हुआ। माने उसकी पैरेलल जो है ये बराबरी का दर्जा इस एक्ट के तहत दिया गया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जो है जिस तरह से डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट जो पेपर पर होता है उसी तरह से इसको भी साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल मान लिया गया है। जानकारी आप दे रहे थे जो परिवर्तन आए हैं उनसे जुड़ी हुई, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उन्हें भी साक्ष्य की श्रेणी में लाया गया है। आप दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में भी परिवर्तन का जिक्र कर रहे थे, क्या और विशेष बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि जो है दो एविडेंस जो है दो तरह का पहले था, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एविडेंस में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्य किया गया है और इवन की प्राइमरी साक्ष्य में भी इलेक्ट्रॉनिकल जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपको लैपटॉप पर या इंटरनेट पर या मोबाइल पर जो भी
डॉक्यूमेंट्स है उसको भी मान्य किया गया है, उसको भी उसी विधि से प्रूव करना है जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव किया जाता है, और उसकी भी महत्ता आज उतनी ही है जितनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का था। और यहाँ जो आगे चल कर के जो है इसमें ये प्रेजम्पशन कर लिया गया है कि अगर कोई साक्ष्य जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी तरह से चाहे ईमेल से या कोई भी तरह है तो उसको एक सबूत के तौर पर कोर्ट देखेगा, हाँ उस पर एविडेंस लेकर के अगर वो एक्सेप्टेबल होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं जो कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है इसलिए पहले था कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस था जैसे ईमेल हुआ या और मोबाइल पर जो मैसेज है या लैपटॉप पर जो मैसेज है वो सबको पहले उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन इस नए एक्ट के युग को जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए स्कोप को देख करके इसको एक्ट में एडमिट कर लिया गया। तो ये एडमिट हो गया। अब इससे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में आने में लाचार है तो उसको जो है बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साधन के द्वारा जो है उसकी गवाही जो है सो वहीं से रह करके वो वीडियो के माध्यम से ले सकता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है। कभी कभी जो पुलिस कन्फेशन होता है ना वहाँ पर भी कई बार समस्याएं आती हैं, लोग कहते हैं कि दबाव में किया गया और उसे साक्ष्य के तौर पर कैसे माना जाए, तो इसमें भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन दिखते हैं। देखिए पहले भी ये था कानून जो पुलिस के सामने अगर कोई भी आदमी अपना पुलिस कस्टडी में या पुलिस के सामने अगर बयान देता है डर के या किसी बहकावे में या किसी भी तरह का मतलब दबाव में अगर किसी तरह का बयान देता है तो उस हद तक वो रिलेवेंट नहीं होता। लेकिन अगर वो कोई बयान देता है पुलिस के सामने और उसके स्टेटमेंट के आधार पर कोई चीज़ रिकवरी हो जाती है, जैसे मान लीजिए जो वो कोई आदमी जो है बयान दिया जहाँ हमने जो है सो चोरी करने गया और उस सामान को जो है फलाना जगह छुपा के रखे हैं, तो जब सामान रिकवरी हो जाएगा तो इस स्तर तक उसका बयान रिलीवेंट हो जाएगा और इसको साक्ष्य में मान लिया जाएगा। अगर कोई आदमी ये गछ लेता है जहाँ पुलिस के डर से जहाँ फलाना का मर्डर किए, लेकिन उसके ये गछ लेने से उसका ये पार्ट आगे चल के कोर्ट में अगर मुकर जाता है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके आधार पर रिलेवेंट तब हो जाएगा जब उसके आधार पर वो लाश की रिकवरी हो जाती है, जिस वेपन से जिस शस्त्र से उसका मर्डर हुआ है वो रिकवरी होता है, तब जो है सो ये पुलिस के सामने जो बयान देता है वो रिलेवेंट हो जाता है। या फिर पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ के लाती है और वहाँ मजिस्ट्रेट को बुलाकर देन एंड देयर बयान रिकॉर्ड करता है तो वहाँ रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन पुलिस अगर दबाव में किसी का कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसके आधार पर किसी को एक्यूज बनाती है और उसके अगेंस्ट दूसरा साक्ष्य नहीं मिलता है तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाद में रिहा हो जाएगा। अच्छा, ये है जी। तो ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपने दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में भी बताया हमें, इसके अलावा कई साक्ष्य ओरल होते हैं जिसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं, क्या उस क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन दिखता है? देखिए इसमें जो है सो साक्ष्य को प्रूफ दो तरह से किया जाता है, एक ओरल और एक डॉक्यूमेंट के द्वारा। बिल्कुल सर। तो ओरल साक्ष्य में यही है नियम कि वो डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो कोई आदमी कहता है जहाँ हमने देखा कि फलाना को मर्डर किया, तो वो डायरेक्ट कह रहा है, लेकिन वो अगर कहेगा कि नहीं हमने फलाना से सुना कि फलाना जो है मर्डर किया, तो वो रिलेवेंट नहीं होता है। तो ओरल साक्ष्य को डायरेक्ट होना चाहिए। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डॉक्यूमेंट्स में जो कंटेंट रहेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रूव्ड हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो वो साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट ये प्रूव होता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट जो है सो सही नहीं है साक्ष्य के आधार पर, ओरल साक्ष्य के आधार पर, या उसमें जो कंटेंट्स है उसको किसी तरह से डिस्प्रूव अगर गवाह द्वारा कराया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट भी
साक्ष्य में उस चीज़ को प्रूव्ड नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप एक अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, आपने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे परिवर्तन आए हैं, कितना फ़ायदेमंद लगता है अपराध का जो ये जगत है उसमें अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया में कितना फ़ायदेमंद समझते हैं आप? नहीं, इसमें सिंप्लीफाई किया गया है। इस जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसके द्वारा जैसे बहुत सारा जो ऑफेंस होता है इलेक्ट्रॉनिकली होता था, हाँ, वो किसी का जो है सो बैंक से पैसा जो है इलेक्ट्रॉनिकली गायब कर देना, ये इस तरह के ऑफेंस था, तो उसका जो है एविडेंस ऐसे ना तो डॉक्यूमेंट रहता था और ना ओरल सपोर्ट मिलता था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में मानने से ये जो है सो हमारे साक्ष्य अधिनियम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और इससे जो है सो ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ऑफेंस हो रहा है उसमें रोकथाम लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी माधव स्वराज कार्यक्रम में, और हमने विस्तार से जाना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किन नई बदलावों के साथ आया है, और आपने कहा कि एक क्रांतिकारी कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में इस मुख्य विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद आप। और दर्शकों, आज दो क्षेत्रों पर बातचीत की हमने, भारतीय रेलवे में मानव संसाधन प्रबंधन और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जानकारी। और अब कुछ जानकारी आपसे हमारे लिए। मैं इशारा कर रही हूँ आपके ख़तों की ओर, आपके ईमेल्स की ओर। आप दर्शक हैं हमारे और हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो बस अपने विचार, अपने सुझाव हमें लिख भेजें, और इसके लिए नोट करें हमारा पता, कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddk patna@gmail.com।